वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी के कुछ खास टॉपिक्स के बारे में। ये साइकोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जो जहाँ से कह सकते हैं कि साइकोलॉजी स्टार्ट्स होती है। इसके पहले भी मैं और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने साइकोलॉजिकल मेथड्स के बारे में बात की थी, बट यहाँ पर मैं अब आपसे बात करूँगा कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी की कौन कौन से थॉट्स हैं, स्कूल्स हैं, जैसे कि आपका जो स्ट्रक्चरलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, और जो आपका गेस्टाल्ट है, साइको एनालिसिस है, बिहेवियरिज्म है। इन सभी के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं सो डोंट वरी, मैं आपसे हिंदी में ही बात करने वाला हूं। एंड यहाँ पर मैंने जो नोट्स लिखे हैं ये सभी बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे हैं, सो आप इसे आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। और साइकोलॉजी के लिए मैं और भी कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है जिसमें मैंने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटीज़ को डिफ़ाइन किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से कैसे आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप ध्यान रखिए, ये आपके लिए एक रैपिड रिवीजन के टाइप में है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आप इसको अवश्य अंत तक देखिएगा। तो पहला यहाँ पर एक पॉइंट है, हमको समझना है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। हम लोग सभी लोग जानते हैं साइकोलॉजी जस्ट सिंपली साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, खासतौर पे ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग एनिमल्स को भी रखते हैं। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उनका अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनके मेंटल प्रोसेस का, यानी कैसे ह्यूमन सोचता है, कैसे ह्यूमन परसेप्शन करता है, कैसे ह्यूमन थिंकिंग करता है, कैसे कॉग्निशन करता है। तो ये सब आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि साइकोलॉजी के गोल क्या है। आपकी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ द साइकोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी के 4 गोल होते हैं: डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना। किसी भी सिचुएशन को मनोवैज्ञानिक पहले क्या करने का प्रयास करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं क्या है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देते हैं सब कुछ उसके बारे में समझ कर, और उसके बाद प्रिडिक्ट करते हैं, यानी भविष्यवाणी करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। और अगर कुछ ऐसे ह्यूमन बिहेवियर्स हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं हो सकते हैं तो उनको कंट्रोल करने की नीड होगी, तो उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि इस तरह से जो साइकोलॉजी के 4 गोल्स होते हैं, द फर्स्ट इज डिस्क्राइब, सेकंड इज एक्सप्लेन, एंड थर्ड इज प्रिडिक्ट, एंड फोर्थ इज कंट्रोल। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि इट हैज रूट्स इन सेवरल डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग फिलॉसफी, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी एंड हैज डेवलप्ड थ्रू सेवरल पर्सपेक्टिव्स। आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी कोई एक खास चीज़ नहीं है, ये इसमें कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। और इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि अगर फ्रायड ने कोई बात कही है तो ये तो सही नहीं हो सकती है, आप इसको सोच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि साइकोलॉजी की जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको अब अपनी लाइफ में हर जगह हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए साइकोलॉजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं और सभी का यूज अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट होता है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी आपके फिलॉसफी से निकला हुआ है और इसके बाद ये लाइफ में डिफरेंट पर्सपेक्टिव में काम करता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक एक करके बात करूँगा स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, और उसके बाद भी और चीज़ें हैं, तो आप आगे देखिएगा। स्ट्रक्चरलिज्म जिसे हम संरचनावाद कहते हैं, अगर हम इसमें जो टर्म लिखा है इसको देखना चाहें तो ये बना है स्ट्रक्चर से, यानी जो संरचना है उससे बना है संरचनावाद। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। इसको पहला स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है मनोविज्ञान में। और अब इसमें होता क्या है ये समझना है। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि जो भी हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, उन सभी चीज़ों को हम हिस्सों में तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ख़ास तौर पे माइंड में जो भी प्रोसेस होते हैं उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर और आगे देखिएगा,
स्ट्रक्चरलिस्ट साइकोलॉजी इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ विल्हेल्म वुंट। तो आप ध्यान रखिए, ये आपका विल्हेल्म वुंट से जुड़ा हुआ है। विल्हेल्म वुंट, वुंट आपको याद होगा एक ऐसा नाम है जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार लिप्जिग यूनिवर्सिटी में जर्मनी में 1879 में पहली लेबोरेटरी सेटअप की थी। तो आप यहाँ पर फिर से देखिए, जो विल्हेल्म वुंट थे वो जर्मन डॉक्टर थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, एंड ही सेट अप वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में इन 1879 में इन्होंने सेटअप की थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, संरचनावाद में जो स्थापित करता है उसमें वुंट का नाम आता है, और आपको टिचनर का भी नाम कहीं मिल सकता है, तो ध्यान रखिए टिचनर ने इनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया था, तो आप ऐसे याद रख पाएंगे। अब यहाँ पर हम और चीज़ों को समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन हिज लेबोरेटरी स्टूडेंट्स वर थॉट टू स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी उन्होंने जो लेबोरेटरी ओपन की थी उसमें बताया जाता था कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो किस तरह से कार्य करता है, उसका अध्ययन के बारे में वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। इसके बाद लिखा हुआ है वोंट बिलीव्ड दैट कॉन्शियसनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड अदर बेसिक एलिमेंट्स। वुंट का कहना था जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस इट्स मीन्स द अवेयरनेस ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ चल रहा होता है उसके बारे में जो हमारी अवेयरनेस होती है उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जैसे चेतना कहा जाता है। तो उस कॉन्शियसनेस को हम लोग थॉट में, एक्सपीरियंस में, इमोशंस में और अदर बेसिक एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था विलियम वुंट ने, ऐसा उनका विश्वास था। इसके बाद वुंट कॉल्ड दिस प्रोसेस ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी ये जो प्रक्रिया होती है कॉन्शियसनेस को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने की, इस प्रक्रिया को इंट्रोस्पेक्शन यानी जो हमारा खुद का अपना अध्ययन होता है इसके माध्यम से किया जाता है, और इसको ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का नाम दिया। तो आपको याद होगा संरचनावाद का जो मेथड होता है इसमें ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन होता है, अपना स्व निरीक्षण किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एग्जामिनिंग द एंड मेजरिंग वंस ओन थॉट्स एंड मेंटल एक्टिविटीज़, ये जो इंट्रोस्पेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, इसमें कोई व्यक्ति खुद अपने माइंड के अंतर्गत जो उसके थॉट्स हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। वुंट का कहना था अपने छात्रों से कि अगर आप किसी और के माइंड का अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद ही अपने आप को समझना होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है वन ऑफ बॉन्ड्स स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर वुंट लिखा हुआ है, वन ऑफ वुंट स्टूडेंट्स वाज एडवर्ड टिचनर, यानी एडवर्ड टिचनर वुंट के एक स्टूडेंट थे, छात्र थे, एंड इंग्लिश मैन हु इवेंचुअली टुक वुंट्स आइडियाज टू कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन इथाका न्यूयॉर्क, यानी जो एडवर्ड टिचनर थे उन्होंने वुंट के जो आइडियाज़ थे उसको आगे बढ़ाया, और टिचनर एक्सपेंडेड ऑन वुंट्स ओरिजिनल आइडियाज़ कॉलिंग हिज न्यू व्यू पॉइंट स्ट्रक्चरलिज्म, और इसका जो न्यू व्यू पॉइंट था इस थॉट के लेवल को उसको क्या बोला? स्ट्रक्चरलिज्म बोला। और क्या बोला? क्योंकि द फोकस ऑफ स्टडी वाज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इसको स्ट्रक्चरलिज्म इसलिए बोला गया कि इसमें जो अध्ययन करने का जो केंद्र था वो था माइंड, माइंड कैसे कार्य करता है इसको अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा था कि एवरी एक्सपीरियंस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स इनविजिबल इमोशन एंड सेंसेशन, बोला कि जो भी एक्सपीरियंस होता है उसको हम इमोशन और सेंसेशन में तोड़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे आपको एग्जाम में एडवर्ड टिचनर और वुंट दोनों का नाम आता है, तो कहीं पे टिचनर को ही बोलते हैं कि वो इसके बेसिकली इन्हीं ने इसको एक्सपेंड किया था, लेकिन वुंट ओरिजिनली इसके कॉन्सेप्ट को लाए थे। आप इसे ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिए जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम इमोशन सेंसेशन में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ पूरी जो एक है उसको हम कई सारे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। ये आपके संरचनावाद का बेसिक कॉन्सेप्ट था। संरचनावाद जैसे कि नाम से पता चलता है स्ट्रक्चर कैन
बी ब्रोकन डाउन। कोई भी स्ट्रक्चर हो किसी भी चीज़ को अगर उसको हम तोड़ सकते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर यह कहा गया था जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम इंडिविजुअल इमोशन सेंसेशन में अलग अलग कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक नया स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी के अंतर्गत, फंक्शनलिज्म, जिसे प्रकार्यवाद कहा जाता है, यानी फंक्शन कैसे होते हैं, और इसको फाउंड किया था विलियम जेम्स ने। तो आप ये भी नाम याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जेम्स वाज मोर इंटरेस्टेड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस टू एवरीडे लाइफ है। जो विलियम जेम्स थे उनको इस बात में बहुत रुचि थी कि जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें हमारा कॉन्शियसनेस यानी हमारा चेतन कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए उनको बहुत उत्सुकता थी। वो इसको समझने का प्रयास करते थे और वो ये नहीं मानते थे जो कॉन्शियसनेस होती है वो खुद में ही मतलब उसको हम तोड़ सकते हैं या उस वो भी कुछ होता है, वो उसमें कम विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही बिलीव्ड दैट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस इटसेल्फ वाज नॉट येट पॉसिबल, यानी जो साइंटिफिक स्टडी है कॉन्शियसनेस की वो इतनी आसान नहीं है, संभव नहीं है, उनका ये मानना था। इसलिए जो विलियम जेम्स थे वो डेली लाइफ का जो कॉन्शियसनेस था उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। जेम्स फोकस्ड ऑन हाउ द माइंड अलाउज पीपल टू फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड। जेम ने फोकस किया कि जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है, वो कैसे रियल वर्ल्ड में कार्य करता है, यानी फंक्शन करता है। इसी फंक्शन से बना था फंक्शनलिज्म। और हाउ पीपल वर्क, लोग कैसे कार्य करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में अपने आप को अपने सराउंडिंग में अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो ये जो सारे फंक्शंस थे कैसे होता है, इसी चीज़ को बोला गया फंक्शनलिज्म। तो आप इसे अब अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंस्ड बाई डार्विन्स आइडियाज अबाउट नेचुरल सिलेक्शन फोकस्ड ऑन हाउ द माइंड अलाउज पीपल टू फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड। ये बात ध्यान रखिए, विलियम जेम्स के माइंड में ये जो फंक्शनलिज्म का थॉट आया था, ये चार्ल्स डार्विन्स के आइडिया से आया था। जो चार्ल्स डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन जो कॉन्सेप्ट था कि लोग कैसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उसी के बेस पर इनको थॉट आया था, तब इन्होंने अपने हिसाब से ये फंक्शनलिज्म सेटअप किया था। जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन का आइडिया क्या था, अबाउट नेचुरल सिलेक्शन इन विच फिजिकल ट्रेट्स दैट हेल्प एंड एनिमल अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव आर पास्ड ऑन टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स। वही है कि कैसे नेचुरल में जो नेचर है, उसके जो एनवायरनमेंट है, उसमें कैसे कोई एनिमल, कोई जो भी आपका प्राणी होता है, कैसे वो अडेप्ट करता है, कैसे अपनी उस जो ट्रेट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, कैसे अपने आगे आने वाली जातियों तक पहुंचाता है। तो आप ध्यान रखिए, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो विलियम जेम्स थे वो किससे प्रभावित थे, तो आपको ध्यान रखना है वो चार्ल्स डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऐसा याद रखिएगा। और जेम्स का नाम किससे है, फंक्शनलिज्म यानी प्रकारवाद से। हाउ माइंड वर्क, कैसे कार्य करता है एनवायरनमेंट में, यह बेसिक याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है बिहेवियरिज्म, जैसे हम बोलते हैं व्यवहारवाद। इसके बाद यहाँ पर नोट्स कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझने का प्रयास कीजिए। बिहेवियरिज्म ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल साइकोलॉजी, इसको हम बिहेवियरल साइकोलॉजी बोलते हैं, इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। यानी इसके अंतर्गत ये बात की जाती है कि जो व्यवहार होते हैं वो किस तरह से उसकी लर्निंग होती है, और लर्निंग खास तौर पे होती है कंडीशनिंग के माध्यम से। आप भी अपने डेली की लाइफ में सोचें तो आप देखेंगे आपके जो व्यवहार होते हैं वो सीखे हुए व्यवहार होते हैं मोस्टली। और आपने कंडीशनिंग के बारे में सुना ही होगा, जब हमारे सामने निश्चित तरीके के स्टिमुलस आते रहते हैं तो उनके सामने हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। जब ये कंटिन्यूअस होता रहता है तो हमारा कंडीशनिंग हो जाता है, फिर हम वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो बिहेवियरिज्म था उसमें यही बात कही गई थी कि जो कुछ हम करते हैं, जो भी मानव करता है, उसके पीछे एक कहानी होती है लर्निंग की, और वो लर्निंग कंडीशनिंग के थ्रू होती है। इसके बाद बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट आवर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली शेप आवर एक्शंस। जो व्यवहारवादी थे उनका कहना था कि हमारे जो भी रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स कराते कराते हमारे व्यवहार को बना देते हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद एसोसिएटेड विथ वर्क ऑफ जॉन बी वाटसन, आपको ध्यान रखना है अगर बिहेवियरिज्म में बात आती है किसने इसको फाउंड किया था, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसमें वाटसन का नाम आता है। वाटसन आपने सुना होगा। वाटसन
who was greatly influenced by Ivan Pavlov हैज वर्कड इन कंडीशनिंग। तो आपको याद होगा पावलोव ने कंडीशनिंग पे काम किया था, तो उसी कंडीशनिंग के आधार पे जो वाटसन थे उन्होंने सोचा कि वास्तव में लोगों की लाइफ में या मानव की लाइफ में बहुत सारे कंडीशनड बिहेवियर होते हैं जिसकी वजह पर लोग कार्य करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, और उसी के आधार पर इन्होंने बिहेवियरिज्म को सेटअप किया। तो आप ध्यान रखिए, जो बिहेवियरिज्म होता है ये आपके जो लर्निंग होती है इसमें कंडीशनिंग बेस्ड लर्निंग होती है। और इन्होंने विश्वास किया था, यानी वाटसन ने विश्वास किया था कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इग्नोर कॉन्शियसनेस, यानी वाटसन ने व्यवहार किया कि अगर हमें ये समझना है कि मानव कैसे काम करता है, कैसे कार्य करता है, तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए और ये समझने का प्रयास किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, और अगर कहीं पर खामियां हैं तो डिकंडीशनड करके उनके बिहेवियर को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जॉन वाटसन ने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी जो परीक्षण था उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और इग्नोर किया कॉन्शियसनेस को। जो कॉन्शियसनेस होता है उसको उन्होंने नहीं माना था। और आपको एक बड़ी फेमस पॉपुलर कहावत है जो कि वाटसन ने कहा था, उसको मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। वाटसन ने कहा था, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ल्ड टू ब्रिंग देम अप इन and I will guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select, doctor, lawyer, artist, merchant, chief, and yes, even beggarman and thief। वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक अच्छा सा बच्चा दीजिए और आप उसे जो कहो मैं वो बना सकता हूँ अपने तरह से एनवायरनमेंट में रख के, क्योंकि वो ये मानते थे ना, वो मानते थे कि जो भी बिहेवियर होता है, जो भी ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो कंडीशनड बिहेवियर की वजह से होती है। इसलिए उनको विश्वास था कि अगर आप उन्हें कोई भी बच्चा दे दो तो उसे वो बना सकते हैं जो कहो। डॉक्टर कहो डॉक्टर बना देंगे, लॉयर बना देंगे, आर्टिस्ट बना देंगे, अगर आप कहो तो चोर बना देंगे, आप कहो तो उसे भिखारी भी बना देंगे। तो सीधी सी बात है, वो इस बात पर विश्वास करते थे जो बिहेवियर में होता है, जो बिहेवियर होता है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं कंडीशनिंग लर्निंग के द्वारा। तो सीधी सी बात है, इंसान को कुछ भी बनाया जा सकता है। तो आप इस तरह से बिहेवियरिज्म के बारे में ध्यान रखिए। किसने दिया था? जॉन बी वाटसन ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैंने जो पहले वीडियोस अपलोड किए हैं वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी है, तो यहाँ पर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। बस आपको याद रखना है साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, और साइको एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस पर इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि व्यक्ति का जो शुरुआत का जो जीवन होता है वो कैसे गुजरा होता है, और उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं उसमें कैसे कैसे व्यक्ति के साथ एक्सपीरियंस होते हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहार करता है। तो आप इसे भी ध्यान रखिए। और साइको एनालिसिस जैसे सिगमंड फ्राइड ने दिया था, इसे हिंदी में मनोविश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। वैसे अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो पर्सनैलिटी थ्योरीज का जो मैंने वीडियो बनाया था आप वहाँ पर जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप डिटेल जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जिसके जो फाउंडर हैं इसमें मैक्स वदाइमर का नाम आता है, इसके बाद कर्ट कोफा का भी नाम आता है। तो आइए समझते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल, यानी गेस्टाल्ट एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें ये विश्वास किया जाता है कि जो ह्यूमन का माइंड होता है, जो बिहेवियर होता है, वो पूरा एक मान के चलते हैं। और ये कहते हैं कि वी डू नॉट सिंपली फोकस ऑन एवरी स्मॉल कंपोनेंट, जैसे कि संरचनावाद में स्ट्रक्चरलिज्म में छोटे छोटे कंपोनेंट की बात की जाती थी, उस तरह से इसके अपोजिट जो गेस्टाल्टवादी लोग होते हैं ये कहते हैं कि चीज़ें एज अ होल होती हैं, ये चीज़ों के छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे जो संरचनावादी हैं वो बोलेंगे व्यक्ति का एक ये नाक है और उसके बाद आँख है और उसके बाद उसका मुंह है, इस तरह से फिश बनता है, यानी अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो जो संरचनावाद है उस पर ध्यान देंगे, यानी अलग अलग पार्ट्स पे। लेकिन जो गेस्टाल्टवादी हैं ये एज अ होल पूरे फेस को देखते हैं एक बार में, यानी चीज़ों को एज अ होल मानते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ओरिजिनेटिंग इन द वर्क ऑफ मैक्स वदाइमर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फॉर्म्ड
पार्शियली एज अ रिस्पॉन्स टू द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ विलियम वुंट। वही मैं आपको बताया, विलियम वुंट का जो स्ट्रक्चरलिज्म था उसके अपोजिट गेस्टाल्ट ने जन्म लिया था कि चीज़ें एज अ होल होती हैं। विलहेल्म वुंट वॉज इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग डाउन साइकोलॉजिकल मैटर्स इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट। मैं बताया था ना अभी, जो विलहेल्म वुंट थे वो ये विश्वास करते थे चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट वर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द टोटलिटी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। यानी यहाँ पर जो भी बात होती है माइंड बिहेवियर की वो एज अ होल लेते हैं, ये हिस्सों में नहीं तोड़ते हैं। इसके बाद और देखिए, द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड द गेस्टाल्ट मूवमेंट वाज दैट द होल वाज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी इनका कहना था जो होल, जो संपूर्ण चीज़ें होती हैं वो उसके हिस्सों से बड़ी होती हैं। वदाइमर एंड अदर्स बिलीव्ड दैट पीपल नेचुरली सीक आउट पैटर्न इन दिस सेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। यानी इनका कहना था कि जो लोग होते हैं वो चीज़ों को एज अ होल देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी शादी में कहीं पे डेकोरेशन लाइट होती है, अगर वो इस तरह से आगे बढ़ती है ना, तो लोग उसको एक पूरा मानते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स में नहीं लेते हैं, एज अ होल लेते हैं। और आप ध्यान रखिए, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो यहीं से जन्म लेती है, यहाँ से शुरुआत होती है कि लोग कैसे मतलब चीज़ों को परसेप्ट करते हैं, कैसे कॉग्निशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहीं से होती हैं। और भी आगे जो वीडियोस आएंगे तो मैं वहाँ पर और भी चीज़ों को बताऊँगा। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से, जिसे आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद गेस्टाल्ट आइडियाज़ आर पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जो गेस्टाल्ट के आइडियाज़ थे वो आज के इस दौर में कॉग्निटिव यानी जो आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होता है उसका हिस्सा है, जो परसेप्शन पर अकेला फोकस नहीं करते हैं, ये इस पर भी फोकस करते हैं कि मेमोरी कैसे डेवलप होती है, कैसे लर्निंग करते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आप थोड़ा इसके बारे में समझिएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ आपकी डेली लाइफ में इसका यूज होता है, तो आपके एग्ज़ाम में देखते हैं आप क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरह से, उसके बाद पैटर्न दिए जाते हैं और पैटर्न चेंज होते हैं। आपको कुछ पता करना होता है कि कहाँ से चेंज होना शुरू हुआ है या फिर अगला क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके गेस्टाल्ट वादियों का ही देन है कि आपको आज से इस तरह से क्वेश्चन को देखना होता है, सॉल्व करना पड़ता है। ये आपके ब्रेन को समझते हैं कि आप कैसे प्रोसेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा, समझिएगा और अपनी चीज़ों को डेवलप करते रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए।